हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद होगा सब मस्त होंगे और हर दिन कुछ ना कुछ नया चीज़ सीखने की कोशिश कर रहे होंगे। तो आज की जो चर्चा का विषय है, आज हम सिविल सोसाइटी पे बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने आरटीआई वाला वीडियो बनाया था, तो उसमें बहुत सारे सिविल सोसाइटी का नाम आया था, जैसे मजदूर किसान शक्ति संगठन हो गया, सिविल लिबर्टी पीपल्स यूनियन हो गया, इंडियन अगेंस्ट करप्शन हो गया, इत्यादि नेम आए थे। वे सब की सब सिविल सोसाइटी थे। आखिर सिविल सोसाइटी होती क्या है, तो आज की इस वीडियो में हम सिविल सोसाइटी के विषय में ही बात करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि हर एक नागरिक को जानना चाहिए इसके विषय में। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक इंटरेस्टिंग होएगा और आपको आज भी कुछ ना कुछ नई चीज सीखने को मिलेगी, जैसा कि हमने आरटीआई में बात की थी। सिविल सोसाइटी, इसे बोलते हैं सिविल समाज। सिविल सोसाइटी क्या होती है, इसको समझने से पहले हम ये समझेंगे कि इसका कॉन्सेप्ट आया कहाँ से है। सबसे पहले ये ओरिजिनेटेड कहाँ से हुआ है। तो जो सिविल सोसाइटी का जो हमें कॉन्सेप्ट मिलता है, हीगल नामक एक विद्वान थे, इनकी पुस्तक थी फिलोसफी ऑफ राइट्स में मिलता है। जर्मनी में जन्मे हीगल। हीगल का जो जन्म हुआ था वो 1770 में हुआ था। ठीक है। और ये कहाँ के थे, जर्मनी के रहने वाले थे। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था फिलोसफी ऑफ राइट। फिलोसफी ऑफ राइट। इस पुस्तक में सिविल सोसाइटी का जिक्र मिलता है सबसे पहले। तो हिगल के अनुसार, जो हिगल ने जो सिविल सोसाइटी का कॉन्सेप्ट दिया था, वो क्या कहा था। हिगल ने कहा था कि किसी भी समाज में दो वर्ग होते हैं, एक राज्य होता है। हम राज्य, ये अनुच्छेद 12 वाला राज्य है। अनुच्छेद 12 के तहत राज्य क्या होता है कि अगर कोई भी संगठन, कोई भी एजेंसी कार्यपालिका और विधायिका से रिलेटेड होती है, उसे हम राज्य कहते हैं। जैसे कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, मतलब कि गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी इंस्टीट्यूट होगा, उसे हम राज्य के रूप में लाएंगे अनुच्छेद 12 के अनुसार। और एक होता है परिवार। क्या होता है, परिवार। देखो, परिवार में ना बहुत सारी कुछ दुर्घटनाएं होती है या कुछ चुनौतियां होती है। जैसे कि परिवार में कुछ गरीबी हो गई, भूखमरी, कुछ अपंगता होती है, बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन हो गया, इत्यादि समस्याएं होती है। तो परिवार में जितनी भी कुछ समस्या है, उनको राज्य तक लाने के लिए सिविल सोसाइटी काम करती है। ये जो कॉन्सेप्ट था वो हीगल ने दिया था। इनका जन्म जर्मनी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, जर्मनी में। जर्मनी में जन्मे हीगल नामक व्यक्ति ने 1770 में फिलोसफी ऑफ राइट्स नामक पुस्तक में इन्होंने सिविल सोसाइटी की बात कही थी। इनके अनुसार कि जो समाज में, जो परिवार में कुछ दुर्घटनाएं होती है, कुछ चुनौतियां होती है, उनको परिवार राज्य तक पहुंचाने का कार्य सिविल सोसाइटी करते हैं। यहाँ पर राज्य कौन है, सरकार। सरकार को लेकर चलेंगे हम, सरकार। इतनी बात क्लियर हुई, इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया था। परिवार के अंदर जितनी भी चुनौती होती है, उनको सरकार तक पहुंचाने के लिए सिविल सोसाइटी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, अकॉर्डिंग टू हीगल। चलिए अब हम बात करते हैं कि ये होता क्या है सिविल सोसाइटी। अभी इसके कॉन्सेप्ट बात कर ली, अब बात करेंगे सिविल सोसाइटी होती क्या है। सिविल सोसाइटी क्या है, तो एक बात याद रखनी है कि ये लोगों का समूह होता है। ये क्या होता है, लोगों का समूह होता है। याद रखना माय डियर फ्रेंड्स, सिविल सोसाइटी में जो लोगों का समूह होएगा, वो सरकार और परिवार से अलग होएगा। मतलब कि उसमें सरकार या परिवार का कोई सदस्य नहीं रहना चाहिए। सिविल सोसाइटी क्या होता है, एक लोगों का समूह होता है जो कि समाज कल्याण के लिए कार्य करता है। किसके लिए, समाज कल्याण हेतु कार्य करता है। इतनी बात क्लियर हुई।
एक ग्रुप होता है ये जो कि समाज के कल्याण के लिए कार्य करता है, संबंधित समुदाय के लिए कार्य करता है। हमेशा याद रखना है, जो भी कोई संबंधित समुदाय होता है उसके लिए कार्य करता है। इसमें संबंधित समुदाय जाति, धर्म, इनके आधार पर नहीं, कोई विशेष समुदाय, जैसे किसी भी महिलाओं के लिए कार्य करना हो गया, किसी विद्यार्थियों के लिए कार्य होगा, उससे रिलेटेड अगर कम्युनिटी है उससे रिलेटेड ये काम करता है। इतनी बात क्लियर हुई। और इनमें काम करने के लिए परस्पर लगाव होता है, परस्पर लगाव होता है। इनकी जो प्रकृति होती है उदारवादी होती है। कैसी होती है? उदारवादी, मतलब लिबरल रूप से ये कार्य करते हैं। क्लियर हुई बात। और इनमें जो बाहरी बाध्यता कम से कम होती है, बाहरी बाध्यता कम से कम होती है। इनके जो कार्य में लचीलापन होता है। क्या होता है? इनके कार्य फ्लेक्सिबल होता है, लचीलापन होता है। इतनी बात क्लियर हुई। और इनके कार्यों में पारदर्शिता अधिक होती है। क्या होती है? पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता अधिक होती है। अब मैं इसको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। सिविल सोसाइटी क्या है? तो ये एक लोगों का समूह होता है जो सरकार और परिवार से अलग होते हैं। और ये क्या करते हैं? समाज कल्याण के लिए कार्य करते हैं, सोशल वेलफेयर के लिए कार्य करते हैं। और ये जो होते हैं अपने संबंधित समुदाय के लिए कार्य करते हैं। और वो संबंधित समुदाय जाति, धर्म, लिंग, भाषा इत्यादि के आधार पर नहीं होएगा। ये जो संबंधित समुदाय होता है किसी विशेष वर्ग के लिए हो सकता है, महिलाओं के लिए हो सकता है, विद्यार्थियों के लिए हो सकता है, विद्यार्थियों के राइट्स की बात करने के लिए हो सकता है। और इनमें कार्य करने के लिए परस्पर लगाव होता है, एफिनिटी होती है, वे परस्पर लगाव से कार्य करते हैं। और ये उनका जो प्रकृति होती है, जो इसका नेचर होता है, वो लिबरल रूप से काम करता है, उदारवादी तरीके से कार्य करता है। इसका मतलब ये हिंसात्मक, मतलब कि अपनी बातों को मनाने के लिए हिंसात्मक रूप से नहीं कार्य करते, उदारवादी प्यार से। और इनमें जो बाहरी बाध्यता होती है, बाहरी बाध्यता कम से कम होती है, मतलब कि ये जो कार्य करेंगे अपनी इच्छा अनुसार करेंगे। इस पर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी पॉलिटिकल प्रेशर का कोई प्रेशर नहीं रहता है कि तुमको ये करना ही करना है। नहीं, इनके पास बाहरी बाध्यता कम से कम होती है। और इनमें पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी और जवाबदेहिता अधिक होती है। पारदर्शिता का मतलब होता है कि अपने भी जो भी कुछ कार्य कर रहे हो उनकी जो पहुंच सभी नागरिकों तक हो। और जवाबदेहिता, कुछ भी गलत सही करने पर ही जवाबदेही हो, दूसरों के प्रति अकाउंटेबल हो। और इनके कार्य में लचीलापन होता है, फ्लेक्सिबल होती है। आई होप कि आपको सिविल सोसाइटी का मतलब समझ में आया होगा। एक लाइन में मैं जवाब दूं तो सिविल सोसाइटी क्या है? तो सरकार एवं परिवार से अलग कोई भी संस्था या समूह जो कि समाज के लिए उदारवादी तरीके से कार्य करते हैं, उसे हम सिविल सोसाइटी कहते हैं। क्लियर हुई बात? तो आप एक परिभाषा शायद इसके आप लिखना चाहते हो तो लिख लीजिएगा कॉपी पेन में, कॉपी पेन निकाल लो, एक परिभाषा लिख लो कि सरकार एवं परिवार से अलग कोई भी संस्था समूह जो उदारवादी तरीके से समाज कल्याण के लिए कार्य करती है, उसे हम सिविल सोसाइटी कहते हैं। इतनी बात क्लियर हुई? चलिए अब हम इसके टाइप पर बात करते हैं कि इसके कितने टाइप होते हैं। कॉपी पेन लेके बैठा करो भैया, ताकि कुछ जो इम्पोर्टेंट नोट्स होते हैं शायद आप उनको लिख लो। अब हम टाइप ऑफ सिविल सोसाइटी की बात करेंगे। इसके कितने टाइप होते हैं? टाइप ऑफ सिविल सोसाइटी। सबसे पहले होते हैं स्वैच्छिक संगठन, जिसे हम वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, इसे बोलते हैं स्वैच्छिक संगठन। एक होते हैं आपके रजिस्टर्ड सोसाइटी,
रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन, पंजीकरण संगठन। क्लियर हो एक बात। एक होता है आपकी सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी। इतनी बात क्लियर हुई। एक होता है आपके चैरिटेबल, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हो गया आपका, ट्रस्ट हो गया, इसे हम हिंदी में न्यास कहते हैं। न्यास जैसे आपने सुना टाटा एंड सन ट्रस्ट एक प्रकार का। एक होते हैं आपके एनजीओ हो गए, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गया आपका, इंटरेस्ट ग्रुप हो गया, डोनर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इंटरेस्ट ग्रुप हो गया, एनजीओ हो गया, सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गया, ट्रस्ट हो गया, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गई, रजिस्टर्ड सोसाइटी हो गई, और एक होता है आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गया, एक होता है आपका लोकहितवादी, लोकहितवादी फिलैंथ्रोपी, लोकहितवादी। ये जो टोटल मिला के आपकी क्या है, रजिस्टर्ड सोसाइटी है, सॉरी 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 सिविल सोसाइटी है। एक एक पे हम चर्चा करेंगे। और मैं बता रहा हूँ कि एनजीओ सेल्फ हेल्प ग्रुप होगा, इस पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे, क्योंकि नेशनल एनजीओ और सेल्फ हेल्प ग्रुप हमारे सोशल जस्टिस को भी प्रमोट करती है। इनकी वजह से इंटरनल सिक्योरिटी को चैलेंजेस भी मिलता है, और ये हमारे भारत में इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी इम्पोर्टेंट होती है। इन पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। तो वन बाय वन एक एक सिविल सोसाइटी पर हम बात करते हैं। फर्स्ट है हमारा वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन, स्वैच्छिक संगठन। क्या होता है स्वैच्छिक संगठन? दो या दो से अधिक व्यक्तियों का समूह होता है। क्या होता है? दो या दो से अधिक व्यक्तियों के समूह को, अधिक व्यक्तियों का समूह समाज कल्याण के लिए कार्य करते हैं। क्या करते हैं? दो या दो से अधिक व्यक्तियों का समूह जो समाज कल्याण हेतु कार्य करते हैं। इनका जो वर्क होता है, इनका जो कार्य का नेचर होता है, वो समाज कल्याण से प्रेरित होता है। और एक और बात याद रखना, इनका जो होता है कहीं पर भी पंजीकरण नहीं होता है। क्या होता है? कहीं पर भी इनका पंजीकरण नहीं होता है, बल्कि जो ये वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ये अनौपचारिक होते हैं। क्या होते हैं? अनौपचारिक। ठीक है, ये कैसे काम करते हैं? किसी की भलाई के लिए, भलाई, आपसी लगाओ, आपसे लगाओ के लिए कार्यक्रम। इतनी बात क्लियर हुई। तो क्या होता है स्वैच्छिक संगठन? जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर समाज कल्याण के लिए कार्य करते हैं, लेकिन इनका कहीं पर भी पंजीकरण नहीं होता है, उस प्रकार के संगठन को हम स्वैच्छिक संगठन कहते हैं। जैसे कि सपोज करो कि कोई भी गांव में दो तीन व्यक्ति मिलकर गरीबों को खाना खिलाने लग गए, या किसी गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देने लग गए, उनका स्वास्थ्य पर ध्यान दिया इत्यादि, तो उसे हम बोलेंगे स्वैच्छिक संगठन। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया स्वैच्छिक संगठन क्या होता है। तो एक बार मेरे साथ जल्दी से बोलिए, दो या दो से अधिक व्यक्तियों का समूह जो समाज कल्याण के लिए कार्य करता है, परंतु इनका कहीं पर भी पंजीकरण नहीं होता है। ये क्या होते हैं? अनौपचारिक होते हैं, जो भलाई के लिए, आपसी लगाव के लिए कार्य करते हैं। ये बात स्पष्ट हुई? चलिए अब हम बात कर लेते हैं पंजीकरण सोसाइटी क्या होती है। इसे बोलते हैं पंजीकरण समाज।
पंजीकरण समाज। इतनी बात स्पष्ट हुई। देखो, जब किसी भी स्वैच्छिक संगठन का पंजीकरण अगर रजिस्टर्ड सोसाइटी एक्ट 1860 में हो जाता है तो उस संगठन को बोलते हैं हम रजिस्टर्ड सोसाइटी, पंजीकरण समाज। मैंने क्या कहा, जब किसी भी स्वैच्छिक संगठन इसका जो पंजीकरण है, इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो किस में हो जाए, रजिस्ट्रेशन सोसाइटी एक्ट 1860 में हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, पंजीकरण समाज कहते हैं। अब ये बताओ कि जो ये वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं इनका पंजीकरण कहाँ होता है, तो याद रखना कि इनका जो पंजीकरण होता है राज्य सरकार के अधीन निदेशालय होते हैं जो कि नीति निर्माण के लिए कार्य करते हैं। निदेशालय ये क्या करते हैं, नीति निर्माण और नीति को क्रियान्वयन का निदेशालय। हर राज्य सरकार में ये इस केंद्र के अधीन नहीं होते हैं, निदेशालय हमेशा राज्य सरकार के अधीन रहते हैं। और यहाँ पर इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन देना पड़ता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इतनी सी बात स्पष्ट हुई सभी को कि जब किसी स्वैच्छिक संगठन का पंजीकरण रजिस्ट्रेशन सोसाइटी एक्ट 1860 में होता है तो उसे हम बोलते हैं रजिस्टर्ड सोसाइटी। अब इनका पंजीकरण कहाँ पर होता है, तो राज्य सरकार के अधीन जो निदेशालय होते हैं वहां पर इनको एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन फिल करना पड़ता है। जैसे कि मैं इसका एग्जांपल लेता हूँ आपके सामने, सभी बच्चों ने सुना होगा MKSS, मजदूर किसान शक्ति संगठन, वो एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है। इतनी बात क्लियर हुई। चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, नेक्स्ट सिविल सोसाइटी पर। तीसरी जो हमारी सिविल सोसाइटी आती है वो होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी। हम क्या पढ़ रहे हैं, सिविल सोसाइटी पढ़ रहे हैं। देखो, जब किसी स्वैच्छिक संगठन, आई होप कि आपको स्वैच्छिक संगठन तो पता लग ही गया होगा, जब किसी स्वैच्छिक संगठन का पंजीकरण कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 में हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, जैसे आपका मदर डायरी एक तरह का क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है। आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि जो किसी स्वैच्छिक संगठन का जब रजिस्ट्रेशन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 में हो जाए तो उसे हम बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब तो ये तो इजी सी है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है ना, जैसे NGO हो गया, सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गया, प्रेशर ग्रुप हो गया। असली तो मजा वही है, वही गवर्नमेंट को प्रभावित करते हैं और उन्हीं की वजह से देखना क्या क्या हंगामा होता है। अब हम फोर्थ कर लेते हैं चैरिटेबल पर बात, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन ये क्या होता है, जब किसी स्वैच्छिक संगठन का जो पंजीकरण है वो कंपनी एक्ट 1956 की सेक्शन 25 में हो जाता है या कंपनी एक्ट 2013 की सेक्शन 8 में हो जाता है तो उस संगठन को बोलते हैं हम चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। इतनी बात क्लियर होगी। जैसे इसका एग्जांपल है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सोशल वेलफेयर, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सोशल वेलफेयर। क्लियर हुई बात।
जब किसी स्वैच्छिक संगठन का पंजीकरण कंपनी एक्ट 1956 की सेक्शन 25, कंपनी एक्ट 2013 की सेक्शन 8 में हो जाता है, उस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को हम चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, जैसे आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ सोशल वेलफेयर। बात क्लियर हुई? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ट्रस्ट पर। इस पर ट्रस्ट 5th नंबर। ट्रस्ट को हम क्या कहते हैं? न्यास। ठीक है, ये क्या होता है भाई? जब किसी वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन, मैं अब लिख देता हूँ, शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, जब किसी स्वैच्छिक संगठन का जो पंजीकरण है वो इंडियन ट्रस्ट एक्ट में हो जाता है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं हम ट्रस्ट। जैसे टाटा एंड एंडसन, टाटा एंड एंडसन बहुत पैसे देते हैं ये टाटा एंड एंडसन वाले। क्लियर हुई बात? ये तो इजी से है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा इम्पोर्टेंट वालों पर। जैसे नंबर 7 आता है आपका इंटरेस्ट ग्रुप। क्या आता है? इंटरेस्ट ग्रुप, हित समूह कहते हैं हम इसे। क्या कहते हैं? हित समूह। हित समूह क्या होते हैं? ये कोई स्वैच्छिक संगठन हो, ये भी क्या होते हैं? देखो, कोई भी सिविल सोसाइटी बनने से पूर्व एक स्वैच्छिक संगठन आवश्यक बनता है, फिर यही स्वैच्छिक संगठन अपना अलग अलग एक्ट में पंजीकरण कराकर समाज के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। क्लियर हुई बात? तो इंटरेस्ट ग्रुप क्या है? जब कोई भी स्वैच्छिक संगठन, ठीक है, इसका कहीं ना कहीं क्या होता है, पंजीकृत रहता है। कौन से कानून में? कोई से भी कानून में हो सकता है। किसी भी स्वैच्छिक संगठन का पंजीकृत होना होता है, और अगर ये ऑर्गेनाइजेशन किसी विशेष समूह के लिए कार्य करे, किसी विशेष समूह के लिए कार्य करता है, के लिए कार्य करता है। विशेष समूह कैसा? जैसे महिलाओं के लिए, महिलाओं के आरक्षण के लिए, विद्यार्थियों के लिए, ठीक है, गवर्नेंस के लिए, कोई भी इस पर तो हमने बात ना विशेष समुदाय की बात की है। ठीक है, महिलाएं होगी, विद्यार्थियों या दुर्बल वर्ग, वीकर सेक्शन, इनके लिए अगर बात करें तो उसे हम इंटरेस्ट ग्रुप कहते हैं। इसका एग्जांपल बहुत अच्छा है, इंडियन अगेंस्ट करप्शन। ये एक तरह की क्या है? सिविल सोसाइटी होती है जो कि महिलाओं या विद्यार्थियों के अधिकार की बात करते हैं। इंडियन अगेंस्ट करप्शन। पिछली वीडियो में, आरटीआई वाली वीडियो में इनका वर्ड का यूज हुआ था ना, मजदूर किसान शक्ति संगठन और इंडियन अगेंस्ट करप्शन। इंटरेस्ट ग्रुप, आई होप कि आपको पता लग गया होगा। ये एक स्वैच्छिक संगठन होते हैं जो किसी भी कानून में पंजीकृत होते हैं, और ये विशेष समूह के लिए कार्य करते हैं, जैसे महिलाओं के लिए, विद्यार्थियों के लिए, दुर्बल वर्गों के लिए। लेट्स एग्जांपल इंडियन ट्रस्ट करप्शन। समझ में आई बात? अब इसी से रिलेटेड है एक प्रेशर ग्रुप, दबाव समूह। देखो नाम से पता, दबाव, जो दबाव बनाए गवर्नमेंट पर। प्रेशर ग्रुप, इसे हिंदी में कहे तो दबाव समूह। क्या होता है ये? बल्कि जो हित समूह होता है, जो इंटरेस्ट ग्रुप होता है, वही अंततः वही प्रेशर ग्रुप में बदलता है। समझे बात को? ये क्या करते हैं प्रेशर ग्रुप? अपने समुदाय के लिए, अपने समुदायों के हितों के लिए सरकार की नीतियों को प्रभावित करते हैं। ये प्रेशर ग्रुप होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, सपोज करो कि महिलाओं को रिजर्वेशन नहीं दिया जा रहा है। मीन गवर्नमेंट सेक्टर में या पब्लिक सेक्टर में अगर मैं बात करूँ कि महिलाओं की भागीदारी कम है, तो ये प्रेशर ग्रुप होंगे सरकार की नीतियों को प्रभावित कर देंगे, ताकि
उन पब्लिक सेक्टर में महिलाओं की भागीदारी बढ़े। समझ में आई बात? तो क्या होता, मतलब प्रेशर ग्रुप क्या होता है? दबाव बनाना, जो सरकार पर दबाव बनाते हैं। इतनी बात क्लियर हुई? अपने समुदाय के लिए सरकार की नीतियों को प्रभावित करते हैं। सरकार की नीतियों को प्रभावित करे, उसे हम कहते हैं प्रेशर ग्रुप। जो सरकार पर प्रेशर बनाए, सरकार पर उनको चेंज करने के लिए दबाव बनाते हैं। जैसे कि आप लोग भी तो अपने चीज़ों को कंप्लीट कराने के लिए अपने पेरेंट्स पर प्रेशर बनाते हो कि नहीं मम्मी, नहीं पापा, मुझे ये चीज़ चाहिए चाहिए चाहिए, और उसके विरुद्ध आप अपने फादर को कन्विंस भी करने की कोशिश करते हो। वही प्रेशर ग्रुप यही करते हैं। अगर सरकार इनके जो विशेष समुदाय होता है, इनका समुदाय कैसा हो सकता है? महिलाओं से रिलेटेड हो गया, महिलाओं से विद्यार्थी से रिलेटेड, ठीक है, इनसे रिलेटेड लेवल सरकार की पॉलिसी को। अब कैसे करते हैं? अब मैं इनके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। प्रेशर ग्रुप हो गया, सेल्फ हेल्प ग्रुप और एनजीओ, इन तीनों पर मैं विस्तार से चर्चा करूंगा, ठीक है। वहां पर आपको सारी बातें क्लियर हो जाएगी कैसे ये करते हैं। धरना करके बैठ जाते हैं, शायद आपने कहीं पर देखा होगा कि बहुत सारे सिविल सोसाइटी वाले चिल्लाते हैं, गवर्नमेंट के अगेंस्ट आंदोलन कर देते थे, प्रोटेस्ट करते हुए। सब किसी में प्रेशर ग्रुप होते हैं, धरना करके बैठ जाते हैं, भूख हड़ताल करके बैठ जाते हैं, एक्सेट्रा। हिंदी बात क्लियर हुई? अब बात कर लेते हैं कि एनजीओ क्या होता है। एनजीओ पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप सरकारी स्कूल से होंगे, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे होंगे, तो आपको देखा होगा कि एनजीओ वाले आते हैं, कुछ देकर चले जाते हैं, आप खुश हो जाते हो, ठीक है। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संगठन। ये क्या होते हैं? कोई भी जो स्वैच्छिक संगठन होता है, कोई भी जो स्वैच्छिक संगठन अगर 3 साल से किसी भी कानून में, किसी भी एक्ट में रजिस्टर्ड होता है, वही एनजीओ बना सकता है, वही नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बना सकता है। मतलब ये नहीं है कि जैसे कि मैंने कोई वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन बनाया और मैं कल कोई एनजीओ बन जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, पहले मुझे वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन बनाने के उपरांत मुझे 3 साल तक किसी न किसी एक्ट में अपना रजिस्ट्रेशन करा के सोशल वेलफेयर के लिए कार्य करना है। तदुपरांत मैं एनजीओ, अपना नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बना सकता हूँ, और फिर मुझसे सरकार से वित्त प्रभावित, फाइनेंस मिलेंगे, पैसे मिलेंगे, वित्त की प्राप्ति होगी। एनजीओ का कार्य, एनजीओ आपको शायद पता लग गया होगा। एनजीओ का मतलब होता है कि जो मतलब जिसका निर्माण सरकार के द्वारा नहीं किया जाता है, और ये समाज के उद्देश्य के लिए, समाज के कल्याण के लिए कार्य करता है। क्लियर हुई बात? और इनको जो होता है, सरकार से वित्त की प्राप्ति होती है, सरकार से वित्त की प्राप्ति होती है इनको, ठीक है। क्योंकि सरकार घर घर जाकर, आई मीन गाँव में जाकर तो वित्त की उपलब्धता नहीं करा सकते, इसलिए एनजीओ के माध्यम से इनको सरकार से वित्त उपलब्ध होता है, और फिर ये एनजीओ समाज सोशल वेलफेयर के लिए कार्य करते हैं। कैसे करते हैं अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैंने कहा है ना, 3 मैंने अभी बता दिया आपको। सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गया, एनजीओ हो गया, और प्रेशर ग्रुप हो गया। इन तीनों के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, वहाँ पर विस्तार से चर्चा करेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो क्या होता है एनजीओ को बनाने के लिए सबसे पहले 3 साल किसी न किसी स्वैच्छिक संगठन में हमें कार्य करना होगा, और फिर हमें सरकार से वित्त की प्राप्ति हो जाएगी, और फिर हम उन सरकारी उद्देश्यों को प्राप्त करेंगे, एनजीओ प्राप्त करेंगे, एनजीओ करेंगे। क्लियर फिर बात?
ऐसा संगठन जिसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं रहती है, बल्कि सरकार उनको वित्त प्रोवाइड कराती है, वित्त की व्यवस्था कराती है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम बात कर लेते हैं क्या, सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप सेल्फ हेल्प ग्रुप, इसके बारे में भी हम चर्चा अच्छे से करेंगे। ये देखो जरूरी है ये, ठीक है, जानने के लिए, और हम इनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो क्या होता है, एक तो इसको थोड़ी सी परिभाषा से हम समझते हैं। समान पृष्ठभूमि के व्यक्ति, समान पृष्ठभूमि जिसका बैकग्राउंड सेम हो, समान पृष्ठभूमि के लोग जो गरीब वर्ग एवं वंचित वर्गों के लिए कल्याण के लिए, इन दोनों के कल्याण हेतु कार्य करते हैं, उसे हम कहते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह। इसके नाम में क्या, इसका हिंदी का अगर मैं ट्रांसलेट, स्वयं सहायता समूह, एक ऐसा समूह जो अपनी सहायता स्वयं कर सके। समान बैकग्राउंड, सेम बैकग्राउंड के व्यक्ति जो गरीब और वंचित वर्गों के लिए कल्याण हेतु कार्य करते हैं, उसे हम सेल्फ हेल्प ग्रुप कहते हैं। एक लाइन में मैं जवाब दूं, वह समूह जो स्वयं की सहायता कर सकता है, उसे ही हम स्वयं सहायता समूह कहते हैं। मैं इसको संक्षिप्त में यहाँ पर समझा देता हूँ, एलोबरेटली, विस्तार पूर्वक मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, ठीक है। स्वयं सहायता समूह क्या होता है, ये 10 से 15 महिलाओं का एक समूह होता है, महिलाओं का। इसमें मतलब महिलाएं भी हो सकती है, कोई अदर लिंग भी हो सकता है, मतलब कि पुरुष भी हो सकता है, ठीक है, ट्रांसजेंडर का भी ग्रुप हो सकता है, लेकिन इसमें अधिकतर इसकी सफलता महिलाओं के संदर्भ में देखी गई है। तो 10 से 15 महिलाओं का समूह जो पॉवर्टी लाइन से नीचे हो, बिलो पॉवर्टी लाइन हो, और इनमें आपसी लगाव हो, क्या हो, आपसी लगाव हो, इम्यूनिटी हो, आपसी लगाव के लिए कार्य करते हैं, ठीक है। इनमें क्या हो, आपसी लगाव हो, और इनका कौशल विकास किया जाए, ठीक है। इनको इनके अंदर स्किल डेवलपमेंट दिया जाए, जिससे इनको कुछ ना कुछ कार्य करना आ जाए। फिर कार्य करने के बाद इनको माइक्रो फाइनेंसिंग उपलब्ध कराई जाए, माइक्रो फाइनेंसिंग प्रोवाइड कराई जाए। माइक्रो फाइनेंसिंग के उपरांत इनको फिर ये क्या करेंगे, अपना रोजगार सृजन करेंगे, ठीक है। उसे ही हम स्वयं सहायता समूह कहते हैं। मतलब क्या है, 10 से 15 कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो कि कार्य करने की इच्छुक है, लेकिन उनको कार्य नहीं मिल पा रहा है, गरीब है, तो ये क्या करेंगे, 10 से 15-20 महिलाएं अपना ग्रुप बनाएगी, और ग्रुप बनाकर स्टेट गवर्नमेंट के निदेशालय में चले जाएंगे, वहां पर कह देंगे कि हमें सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाना है। तो इनका जैसे ही सेल्फ हेल्प ग्रुप बन जाता है, तो इनको रोजगार देने के लिए सरकार जो होती है, इनको प्रशिक्षण, इनको स्किल्स, कुछ ना कुछ कार्य सिखाती है, जैसे कि मशीन, सिलाई की मशीन चलाना सिखा देंगे, कपड़े पापड़ बेलना सिखा देगी, कुछ भी एक्सेट्रा, इनकी ट्रेनिंग देती है। फिर जब इनको ये कार्य आ जाता है, तो फिर सरकार इनको माइक्रो फाइनेंसिंग प्रोवाइड कराती है, वित्त उपलब्ध कराती है। वित्त उपलब्ध कराने के उपरांत फिर ये अपना कुछ भी कार्य कर सकती है अपने रोजगार के लिए। हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। याद रखना, सेम बैकग्राउंड की होती है और इनमें आपसी लगाव होना चाहिए। 10 से 15-20 महिलाएं होती है जो बीपीएल हो, पॉवर्टी लाइन से नीचे हो, आपसी लगाव हो, और कार्य करने के लिए सरकार को इनका कौशल विकास करे। जब इनका कौशल विकास हो जाए, तो इनको माइक्रो फाइनेंसिंग प्रोवाइड कराती है, फिर ये अपने लिए रोजगार करती है। अब इसके हम कहीं के स्टडी में भी पढ़ेंगे। इतनी बात क्लियर हुई, चलिए। और ये सोशल जस्टिस को भी प्रमोट करते देखो। अब मैं चर्चा हम सेपरेट वीडियो में करेंगे और विस्तार से करेंगे, ठीक है। अब 2 बच्ची है हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट, उनको और पढ़ लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बची हुई 3 के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। और क्या और बचा है हमारा,
डोनर ऑर्गेनाइजेशन, डोनर ऑर्गेनाइजेशन दानकर्ता संगठन जो दान करे, दानकर्ता संगठन। ये क्या होता है भाई? ये क्या है? एक लाइन में जवाब दो। तो ये क्या, एक सिविल सोसाइटी है। ये क्या, एक सिविल सोसाइटी क्या है भाई? जो सरकार एवं परिवार से अलग संस्था समूह जो समाज कल्याण के लिए उदारवादी तरीके से कार्य करती है, उसे हम सिविल सोसाइटी कहते हैं। तो ये क्या है, सिविल सोसाइटी होती है। डोनर ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं प्रत्यक्ष रूप से भूमिका नहीं निभाते हैं। ये जो होते हैं प्रत्यक्ष रूप से भूमिका नहीं निभाते, प्रत्यक्ष रूप से समाज कल्याण में भूमिका नहीं निभाते हैं। इतनी सी बात समझ में आई? जो डोनर ऑर्गेनाइजेशन सिविल सोसाइटी होते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से समाज कल्याण में भूमिका नहीं निभाते बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से निभाते हैं। कैसे? अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष रूप से कैसे? आई मीन जो समाज में सक्रिय जो संगठन होंगे, जो सामाजिक कल्याण में जो एक्टिव ऑर्गेनाइजेशन है, ये उनको वित्त उपलब्ध करा देते हैं, उनको वित्त उपलब्ध या उनको संसाधन उपलब्ध करा देते हैं। ठीक है? जिससे फिर वे जो समाज में सक्रिय जो संगठन होते हैं वे सोशल वेलफेयर के लिए कार्य करें। इसका एग्जांपल है जैसे वर्ल्ड बैंक, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एक्ट। ये बात क्लियर हुई? ये होते हैं डोनर ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर हुई बात? ये थी सिविल सोसाइटी की टाइप। ठीक है? और आप, आई होप कि आपको इसके प्रकार के विषय में समझ में आया होगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम सेल्फ हेल्प ग्रुप, NGO और प्रेशर ग्रुप, इन तीनों की वीडियो के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी होते हैं और इनकी वजह से हमारे देश में इंटरनल सिक्योरिटी का भी चैलेंज बना रहता है। हम इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे और यही गवर्नमेंट को ज़्यादा प्रभावित करती है और यही समाज कल्याण के लिए ज़्यादा भूमिका निभाती है। शायद आपने इन्हीं का नाम अक्सर ज़्यादा सुनने को मिलता है। NGO हो गया, सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गया, प्रेशर ग्रुप हो गया, इनका तो कम ही सुनने को मिलता होगा। क्लियर कोई बात? तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए और सभी को इन चीज़ों के बारे में जागरूकता बनाते रहिए, जिससे हमारे समाज में जागरूकता का विस्तार हो और लोगों को नई नई चीज़ों की समझ हो। चलिए।